एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का टॉपिक पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल डिसीजन। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ जिसमें हमने डिस्कस किया था इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है और कौन से उसके फैक्टर्स हैं। आई होप आपने वो वीडियो जरूर देखी होगी। इन केस वो आपसे मिस हुई है तो जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज के पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि डिविडेंड डिसीजन क्या होता है और उनको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये सिर्फ क्लास 12 में ही नहीं, बीबीए, बीकॉम, एमबीए वगैरह में भी यूज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है कि जब एक बिजनेसमैन ये डिसाइड करता है कि उसको बिजनेस में कितना फंड रिक्वायरमेंट है और जो फंड उसके पास आया है उसको कैसे वो यूटिलाइज कर सकता है। इसमें से एक डिसीजन है डिविडेंड डिसीजन, जिसका मतलब क्या होता है कि इट डिटरमाइंस हाउ मच पार्ट ऑफ अर्निंग शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड अमंग द शेयर होल्डर्स एंड हाउ मच शुड बी रिटेन्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर नीड्स। मतलब यहाँ पर यह डिसाइड किया जाता है कि एक बिजनेस फर्म को जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसमें से कितना प्रॉफिट वो एज अ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करे और कितना प्रॉफिट वो अपने पास सेव करके रखे, ताकि फ्यूचर में अगर कभी भी उसे पैसे की रिक्वायरमेंट हो तो उसे किसी से लोन या डिबेंचर्स ना लेने पड़े, वो अपने ही मनी से अपना काम चला ले। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज फादर सैलरी लेकर आते हैं तो क्या सारी सैलरी हम एक ही बार में खत्म कर देते हैं? नो, हम उसमें से कुछ मनी एज एन एक्सपेंस रखते हैं कि हमें फ्यूचर में ये खर्चे करने हैं और कुछ मनी हम सेव करके रख लेते हैं कि इन केस फ्यूचर में कहीं मैरिज में जाना है या बाई चांस कोई बीमार हो जाए या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो हमारे पास अपना पैसा होना चाहिए ताकि हमें किसी से उधार ना मांगना पड़े, है ना। तो वैसे ही बिजनेसमैन भी करता है। अब कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना अपने पास बचा के रखना है, ये चीज कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और उन्हीं फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो हम डिसीजन लेते हैं वो डिविडेंड डिसीजन होता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं डिसाइड करने में कि कितना प्रॉफिट एज अ डिविडेंड रखें। फर्स्ट, अमाउंट ऑफ अर्निंग्स, विच मीन्स कि अगर एक फर्म को रेगुलर बेसिस पर अच्छी इनकम हो रही है तो ऑब्वियसली वो अच्छा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को दे पाएगा, और अगर उनको कम प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वो डिविडेंड भी कम ही दे पाएगा, चाहे वो कितना मर्जी कोशिश कर ले, बट वो ज्यादा डिविडेंड नहीं दे सकता। सेकेंड इज स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स का मतलब कि अगर एक बिजनेस फर्म रेगुलर बेसिस पर अच्छी इनकम कमा रही है तो वो रेगुलर बेसिस पर अच्छा डिविडेंड दे पाएगी। अगर किसी ईयर में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है या किसी ईयर में बिल्कुल कम प्रॉफिट हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में हम स्टेबल डिविडेंड नहीं दे पाते, ठीक है। थर्ड इज स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। इसका मतलब होता है कि कुछ कंपनीज की ये पॉलिसी होती है कि वो चाहते हैं कि हम हर साल एक बराबर डिविडेंड दें, किसी साल में ज्यादा डिविडेंड और किसी में कम, ऐसा ना दें। ऐसा वो क्यों चाहती है? बिकॉज सपोज करते हैं इस ईयर में हमने डिविडेंड दिया है 20,000, नेक्स्ट ईयर में अच्छा प्रॉफिट हो गया तो हमने डिविडेंड दे दिया 30,000, उससे नेक्स्ट ईयर भी अच्छा प्रॉफिट हुआ, हमने डिविडेंड दिया 50,000। फोर्थ ईयर में जाके सपोज हमें लॉस हो जाता है और हम डिविडेंड सिर्फ 10,000 दे पाते हैं, तो इससे शेयर होल्डर तुरंत जज कर लेगा कि शायद इस बार कंपनी को अच्छे प्रॉफिट नहीं हुए इसीलिए हमें डिविडेंड भी कम मिला है ना। तो बिजनेसमैन नहीं चाहता कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन शेयर होल्डर्स को पता चले, इसीलिए वो हर साल एक जैसा डिविडेंड देने की कोशिश करता है, चाहे प्रॉफिट ज्यादा है चाहे कम है, वो हर बार स्टेबल डिविडेंड देगा सेम, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, यानी कि अगर बिजनेसमैन को लग रहा है कि फ्यूचर में उसको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं जिनसे वो अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है तो ऑब्वियसली वो इस साल के प्रॉफिट को अपने पास एज अ रिजर्व रख लेगा, उसको एज अ डिविडेंड नहीं बांटेगा, क्योंकि उसको पता है कि फ्यूचर में से मनी की रिक्वायरमेंट होने वाली है तो वो इसी मनी से आगे अपना काम कर लेगा, उसे किसी से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हमारे पास है तो हम कम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो एक ऐसी स्टेटमेंट है जिससे हमें बिजनेस की कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज के बारे में पता लगता है। इनफ्लोज का मतलब कि एक बिजनेस को कितनी इनकम हो रही है एंड आउटफ्लोज का मतलब होता है कि बिजनेस को कितने एक्सपेंस करने पड़ रहे हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर बिजनेसमैन के
कैश फ्लो में इनफ्लोज ज्यादा हैं तो वो ज्यादा अमाउंट एज अ डिविडेंड दे पाएगी, और अगर आउटफ्लोज ज्यादा दिखा रहा है यानी एक्सपेंसेस ज्यादा करने पड़ रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे और फिर आप थोड़ी ही अमाउंट एज अ डिविडेंड दे पाएंगे। नेक्स्ट इज शेयर होल्डर प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब होता है कि शेयर होल्डर क्या चाहता है। हमारे पास मेनली 2 टाइप्स के शेयर होल्डर्स होते हैं। एक वो जो रेगुलर बेसिस पर इनकम चाहते हैं, वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते, तो ऐसे शेयर होल्डर्स को हमेशा हमें डिविडेंड देना ही पड़ेगा। और कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जिनको मनी की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो कहते हैं कि अगर इस ईयर में अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप हमें हमारा डिविडेंड नेक्स्ट ईयर में इकट्ठा दे देना। तो अगर ऐसे शेयर होल्डर्स आपके पास हैं तो ऐसी कंडीशन में आप डिविडेंड नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी आप सभी को शायद पता होगा कि डिबेंचर्स के ऊपर जो हम डिविडेंड देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, उन पर टैक्स लगाया जाता है, राइट। तो अगर टैक्स का रेट बहुत ज्यादा हाई है तो यही एडवाइस किया जाता है कि हम थोड़ी अमाउंट एज अ डिविडेंड दें, क्योंकि अगर आप ज्यादा अमाउंट एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को देंगे तो उन्हें ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट इज एसेस टू कैपिटल मार्केट। एसेस टू कैपिटल मार्केट मीन्स कि अगर आपको फ्यूचर में मनी की रिक्वायरमेंट होती है और आपको लगता है कि कैपिटल मार्केट में आपको इजीली लोन्स मिल सकते हैं, डिबेंचर्स आपको मिल सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम देना पड़ेगा, तो ऐसे कंडीशन में आप ज्यादा अमाउंट एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर में अगर मनी की रिक्वायरमेंट हुई तो मैं कैपिटल मार्केट से लोन ले सकता हूँ। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कैपिटल मार्केट से आपको इजी लोन नहीं मिलेगा या रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई मिलेगा, तो ऐसी कंडीशन में ये एडवाइस किया जाता है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाए, उसको फ्यूचर के लिए बचा के रखा जाए। नेक्स्ट, लीगल कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है रुकावट। कई बार हम लीगली भी बाउंड हो जाते हैं कि हम डिविडेंड पे नहीं कर पाते। शायद आपको पता होगा कि जो डिविडेंड है वो कभी भी पेड अप कैपिटल से नहीं पे किया जाता, वो हमेशा प्रॉफिट्स में से, जो करंट ईयर के प्रॉफिट है वहीं से पे किया जाता है। तो अगर आपको करंट ईयर में प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो आप डिविडेंड नहीं दे पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप लीगली बाउंड हो गए हो, आप अपने कैपिटल से मनी निकाल के पेमेंट नहीं कर सकते, राइट। एंड लास्ट इज कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट्स, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर जब आप बंध जाते हो, रुकावट आ जाती है। लाइक आपने मार्केट से बहुत सारा लोन और बहुत सारे डिबेंचर्स उठा रखे हैं, तो ऑब्वियसली उन पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप हैवी अमाउंट एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आपके पास मनी कम रह जाएगी। अब आपके पास मनी कम रह गई है तो आप एज अ डिविडेंड भी ज्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड डिसीजन पढ़ेंगे, राइट। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।